हेलो बच्चों, चलिए 9th क्लास का 5th चैप्टर मैथ्स का शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ये थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है जिसको कि आप में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस थ्योरेटिकल चैप्टर है। जैसे बहुत एंशिएंट टाइम में ज्योमेट्री कैसे आगे बढ़ा इसी के बारे में बताया गया। अभी तो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि किसी भी चीज का एरिया, डायमेंशन, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, ये ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जरूरत महसूस हुआ ज्योमेट्री का लैंड को मेजर करने में। एंशिएंट टाइम्स में जब कोई नदी भर जाता था, उसके किनारे किसी लैंडलॉर्ड का या किसी का भी जमीन रहता था, तो उसको मेजर करने में ज्योमेट्री का वहां से शुरुआत हुआ, वहां से जरूरत महसूस हुआ। तो ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड से बना है। जियो मीन्स अर्थ एंड मैट्रन मीन्स टू मेजर। तो इसका जरूरत ही महसूस हुआ लैंड को मेजर करने में, तो यहां से ये शुरू हुआ। अब सबसे पहले ये एंशिएंट टाइम्स में ज्योमेट्री का बहुत यूज होता था प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकल रूप में ये लिखा हुआ कहीं नहीं था। तो शुरू में 3 ग्रीक मैथमेटिशियन हुए। थैल्स, पाइथागोरस एंड यूक्लिड। ये तीनों ग्रीक मैथमेटिशियन का ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत ज्यादा। थैल्स जो थे सबसे पहले, इन्होंने, ये आपको लगेगा कि बहुत छोटा चीज है, उस समय के लिए बहुत कुछ था। शुरू का जब इन्वेंशन हो रहा था ज्योमेट्री का थ्योरेटिकल रूप से, उस समय के बारे में ये जानकारी दे रहा है। इसीलिए आपको हमेशा लगेगा कि ये तो कुछ नहीं है अभी के लिए, लेकिन उस समय ये सब बहुत कुछ था। तो थैल्स जी ने बताया कि जो सर्किल होता है इसको 2 भाग में डायमीटर काटता है, मतलब डायमीटर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये थैल्स बताए। पाइथागोरस का भी बहुत ज्यादा इसमें ज्योमेट्री में योगदान है। जानते ही हैं इनका राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। ऐसे इन्होंने बहुत कुछ ज्योमेट्री के बारे में बताया, लेकिन बहुत कुछ बताया ज्योमेट्री के बारे में, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल वाला इनका कंसेप्ट सबसे ज्यादा चर्चा में आया। यूक्लिड साहब को फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री। इन्होंने क्या बताया? यूक्लिड इंट्रोड्यूस्ड द मेथड ऑफ प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट बाय यूजिंग डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट्स। इसका मतलब हुआ कि यूक्लिड सबसे पहले ये बताएं कि किसी भी चीज को आगे हमको प्रूव करने के लिए, जो पीछे जो हमको पता है, उस चीज से आगे की चीज को कैसे प्रूव किया जाए। ये शुरुआती समय में यूक्लिड सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में जब शुरू किए थे बताना थ्योरेटिकल रूप से, तो उन्होंने ये बताया। तो इस तरह से यूक्लिड साहब एक अपना जितना इनका ज्योमेट्री के विषय में जितना इनका कंक्लूजन था, सबको एक किताब में लिख दिया। एक किताब लिखे ये यूक्लिड साहब, जिनका नाम था एलिमेंट्स। सारा कंक्लूजन ज्योमेट्री का जो था वो इसमें कंक्लूड कर दिए, और इसमें 13 चैप्टर्स था। 13 चैप्टर्स था। तो 13 चैप्टर्स में बहुत कुछ इन्होंने बताया ज्योमेट्री के बारे में, लेकिन कुछ जो आपको अपने बुक में पढ़ना है वो ये 7 दिया हुआ है। 7 ये बुक में पढ़ना है, जो जिसमें इन्होंने बताया फर्स्ट पॉइंट में, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मतलब पॉइंट वो है जिसमें कोई पार्ट नहीं होता, बस एक डॉट इन्होंने बताया। दूसरा, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। मतलब लाइन ये है जिसमें कि ब्रेथ नहीं होता है, बस लेंथ होता है। तीसरा, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। मतलब कि कोई भी लाइन है, इसका जो इन है वो पॉइंट्स होता है। A straight line is a line
विच लाइज इवनली विद द पॉइंट इटसेल्फ। मतलब कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो इसके लास्ट में तो लाइन पॉइंट है ही, और ये खुद इसमें इवनली पॉइंट सब है, ये इन्होंने बताया। सरफेस, कोई भी सरफेस जो है टू डायमेंशनल सरफेस हैज ब्रेथ एंड लेंथ ओनली, ये इन्होंने बताया। एंड इनका जो सरफेस का जो लास्ट पॉइंट है, दीज आर लाइन्स, ठीक है, ये सरफेस है, इसका लास्ट एज जो है, एजेज किनारा आर लाइन्स। प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। इन्होंने बताया कि प्लेन सरफेस जो है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या चीज से, लाइन्स से। तो इतना चीज इन्होंने बहुत चीज बताया, लेकिन 7 पॉइंट इसमें दिया गया है। तो ये 7 पॉइंट में भी बहुत कुछ आया, जैसे कि पार्ट आया, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, या ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, मतलब ब्रेथ नहीं होता है, केवल लेंथ होता है। तो ये सब बताने में बहुत सारा चीज हो गया जो कि डिफाइंड नहीं हो पाया। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन थे, अब इसको डिफाइन करने के लिए पॉइंट को, फिर पार्ट को डिफाइन करना पड़ता है, बोलते कि एरिया होता है, फिर एरिया को डिफाइन करना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारा चीज डिफाइन नहीं हो पाया। जो कि अनडिफाइंड रह गया। जो चीज अनडिफाइंड रह गया वो ऐसा चीज था जो हमको पता ही है कि हाँ ये सच होता है, लेकिन उसको आगे डिफाइन नहीं किया गया। तो उसको यूक्लिड जी ने 2 भाग में बांट दिया। उसको उन्होंने बोला जैसे वो यूनिवर्सल ट्रूथ ही होता है, जैसे कि पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, पार्ट नहीं, हम समझ रहे हैं पार्ट का मतलब, पर इसको डिफाइन नहीं किया गया आगे, फर्दर इसको डिफाइन नहीं किया। अब इसको डिफाइन किया जाता तो फिर अब एरिया क्या है ये डिफाइन करना पड़ता उस समय। इसीलिए तो यूनिवर्सल ट्रूथ इसको मान लिया कि ये होता ही है, इसको आप मान लीजिए कि ये होता ही है, इसको डिफाइन करने का कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया। तो इस तरह से 2 तरह का हो गया जो इन्होंने दिया, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियोम्स वो चीज हो गया, वैसा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया जो पूरे मैथ में ये होता है, और पोस्टुलेट्स केवल ज्योमेट्री के लिए है, ठीक है। पोस्टुलेट्स जो है स्पेसिफिक फॉर ज्योमेट्री, स्पेसिफिक फॉर ज्योमेट्री। मतलब कुछ चीज को मान लिया गया, बस उसी को एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स बोला गया। तो एक्सियोम्स ऑल ओवर मैथ में, पूरे मैथ में इसको माना गया, और पोस्टुलेट्स वो दोनों सेम चीज है, लेकिन पोस्टुलेट्स है जो कि केवल ज्योमेट्री के लिए, और एक्सियोम्स सारे के लिए। तो इस तरह से हम लोग को यूक्लिड जी का 7 एक्सियोम्स एंड 5 पोस्टुलेट्स पढ़ना है, यही मेन है। अभी पढ़ना है स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट, व्हाट इज स्टेटमेंट, उसको जिसको हम जज कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। दैट कैन बी जज्ड ट्रू और फॉल्स, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। अब इनका 7 एक्सियोम्स है जो पढ़ना है, और 5 पोस्टुलेट्स है, मेन वही है, इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको निकाल देते हैं।
7 एक्सियोम्स है, 7 एक्सियोम्स है। बहुत सिंपल है, उस समय का था इसलिए अभी आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा, जिसमें कुछ नहीं है, बस इसको जानना है और याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आएगा और इसमें कुछ नहीं है। देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहा है कि कोई भी थिंग, मान लीजिए ए है, ये किसी और दूसरे थिंग के बराबर है और बी भी सेम थिंग के बराबर है, तो ए और बी इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो बस यही बोल रहा है, इस पर बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कोई दो चीज है जो कि सेम चीज के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। दूसरा पोस्टुलेट है, if equals are added to the equals, if equals are added to equals, if equals are added to the wholes are equal, जैसे कि मान लिए a इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू वाई, और इसमें जोड़ दिया गया, दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसमें a में x जोड़ दिया गया, a प्लस एक्स, तो b प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर है और a भी b के बराबर है, तो a में x जोड़ दिया गया, तो b में भी x जोड़ y जोड़ दिया जाएगा, तो बात बराबर है। इसी तरह तीसरा है, जैसे इसमें इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर सेम, उसी तरह से इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, सेम चीज है, इसमें केवल सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, ओके। जैसे a इक्वल टू बी एंड x इक्वल टू वाई, तो a माइनस एक्स इक्वल टू बी माइनस वाई, सेम चीज है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब चौथा क्या कह रहा है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ ईच अदर आर इक्वल। कोई भी चीज जो रहता है, मान लीजिए कि कोई लाइन है जो एक दूसरे के कोइंसाइड कर देगा, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, जैसे ए बी है कोई लाइन और दूसरा सी डी है। ठीक है, तो अगर एक दूसरे के कोइंसाइड कर दिया, मतलब कि सेम है, एक के ऊपर एक हो गया, इसका मतलब कि दोनों इक्वल, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ओके, होल इज ग्रेटर देन द, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज है उसका, मान लीजिए कि ये है, इसका जो होल है पूरा है, इसका कोई भी पार्ट, बड़ा से बड़ा भी पार्ट रहेगा तो इससे छोटा ही होगा, यही कह रहा है। होल इज इक्वल टू ग्रेटर टू इट्स पार्ट, हमेशा ये इससे बड़ा ही होगा, होल तो हमेशा बड़ा होगा, पूरा कोई चीज का पूरा उसके अपने पार्ट से कितना भी बड़ा पार्ट रहे उससे तो बड़ा ही होगा। थिंग्स विच आर double to the same thing are equal to one another। मतलब कोई चीज जो है वो किसी दूसरे चीज के डबल के बराबर है, दो चीज, तो वो दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे x इक्वल टू 2b, y इक्वल टू 2b, तो x इक्वल टू y, सिंपल, दोनों दुगना के बराबर है। और इसके बाद वाला सेम है, बस हाफ है इसमें। थिंग्स विच आर हाफ टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कोई दो चीज है
जैसे x जो है वो हाफ b के बराबर है और y जो है वो भी हाफ b के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली x इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये आपको अभी सिंपल लग रहा है, उस समय के लिए सिंपल नहीं था क्योंकि उस समय प्रिमिटिव समय था, उस समय इसका खोज हो रहा था। तो ये 7 एक्सियोम्स हो गया। अब 5 पोस्टुलेट्स है। इन्होंने 7 एक्सियोम्स दिया जो कि पूरे मैथ में इसका यूज होता है, और 5 पोस्टुलेट्स दिया। 5 पोस्टुलेट्स जो है केवल ज्योमेट्री के लिए है। तो 5 यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट्स दिए। 5 पोस्टुलेट्स उनका था ये, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बनाया जा सकता है। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन के लास्ट कॉर्नर पर पॉइंट होता है, ये उन्होंने बोला। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट से होके स्ट्रेट लाइन बनता है। या कोई भी, या इसको इस भाषा में भी कह लिया जाए कि कोई भी 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है जो कि यूनिक होता है। चूंकि एक बनता है इसीलिए कहता है कि यूनिक स्ट्रेट लाइन, यूनिक लाइन ही बन सकता है। दूसरा उन्होंने दिया, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड डिफिनिटली। मतलब कोई भी टर्मिनेटेड लाइन जो किसी को लाइन सेगमेंट हम बोलते हैं अभी के समय में, उस सब इसको अगर बीच से ये कर दिया जाए, लाइन सेगमेंट कैन बी टर्मिनेटेड इंडेफिनिटली। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सर्कल जो है किसी भी रेडियस का, अभी हम जानते हैं किसी भी रेडियस से, बड़ा रेडियस हो छोटा रेडियस हो, हम सर्कल बना सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने ये दिया, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कोई भी राइट एंगल है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी राइट एंगल एक दूसरे के बराबर तो होगा ही। ये इनका चौथा पोस्टुलेट था। 5वां पोस्टुलेट मेन है। इसमें इन्होंने बोला कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, इफ मान लिए कि कोई 2 स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। तो इस इंटीरियर एंगल्स बनता है, इधर ये दोनों इंटीरियर एंगल, इधर ये दोनों इंटीरियर एंगल। तो कह रहा है कि जिधर इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा, उधर उस तरफ की लाइनें जाके एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम जिस तरफ का लेस देन 180 डिग्री होता है, तो दे मीट इनडिफिनिटली, मतलब कि वो आगे जाके एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये इनका 5th पोस्टुलेट है। इसी के आधार पर एक और ये हुआ, 2 डिस्टिंक्ट इंटरेक्टिंग लाइन्स, मान लीजिए कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम। मतलब वो किसी एक के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो ये दोनों के पैरेलल नहीं होगी, यही बोला गया। और पैरेलल लाइन के बारे में बताया गया, 2 पैरेलल लाइन का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब एक दूसरे से वो कभी नहीं मिलते। ये पैरेलल लाइन्स हुए। अब देखिए, अब थ्योरम है। थ्योरम जिसके लिए हमको प्रूफ का जरूरत पड़े, आगे बहुत सारा थ्योरम हम लोग को पढ़ना है, दैट रिक्वायर्स प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। दैट स्टेटमेंट विच रिक्वायर्स प्रूफ, उसको
थ्योरम बोलते हैं। अब एक होता है कोरोलरी। अब किसी थ्योरम की मदद से किसी दूसरे चीज को प्रूव करना, उसको हम कोरोलरी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट whose truth can be deducted from theorem called corollary। ओके, ये चैप्टर इस तरह से खत्म होता है। इसमें बस थ्योरेटिकल पार्ट ही है और इसी के आधार पर 7 एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट के आधार पर क्वेश्चन सब दिया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।